हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ लेक्चर नंबर 7 ऑफ वन शॉट सीरीज़। और ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 ये होने वाला है वन शॉट सीरीज़ का लेक्चर होने वाला है ये प्लेस ऑफ सप्लाई का। क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अभी तक हमने वन शॉट सीरीज़ के कितने लेक्चर कर लिए हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लेक्चर नंबर 1 ऑफ वन शॉट सीरीज़। उसके बाद हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 2 ऑफ वन शॉट सीरीज़ दैट इज़ अबाउट सप्लाई। आफ्टर दैट हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 3 ऑफ वन शॉट सीरीज़ जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। उसके बाद हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 4 ऑफ वन शॉट सीरीज़ जो कि है कंपोजिशन स्कीम का। देन हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 5 ऑफ वन शॉट सीरीज़ जो कि है वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई का। उसके बाद हमने लास्ट जो परसों मैंने लेक्चर बनाया था 25 ऑफ अप्रैल को, मैंने बनाया था वैल्यू ऑफ सप्लाई का। और आज 27 ऑफ अप्रैल को जो मैं आज बना रहा हूँ ये लेक्चर है प्लेस ऑफ सप्लाई का, वन शॉट सीरीज का लेक्चर नंबर 7। सर आप क्यों बताते रहते हो। मैं सीक्वेंस बताता हूँ कि भाई इस सीक्वेंस में पढ़ना भैया, गलती से आप उस तरीके से मत पढ़ लेना, अपनी मर्जी से प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लिया वैसे भी हो जाएगा बट कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। आज सबको लग रहा होगा मेरा बैकग्राउंड अलग है। हाँ, मैं कहीं बाहर आया हूँ, लेक्चर बनाना जरूरी था बिकॉज आज संडे है। कल मेरा ऑफिस है तो कल शायद मैं ना बना पाऊँ, इसीलिए आज बना रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर अब सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या जानते हैं कि उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। हर चैप्टर के पहले वाली मेरी लाइन यही है, उस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। वाई इज द क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, प्लेस ऑफ सप्लाई को क्यों पढ़ना है। तो सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई को क्यों पढ़ना है वो उसका ये है, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। बहुत सिंपल, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। सिमिलरली प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। कैसे डिटरमाइन करोगे भैया, वो सीखना है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई वी डिटरमाइन इंटरस्टेट या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई। सुनो मैंने क्या बोला। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, हम प्लेस ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जिस प्लेस पर, जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में गुड्स अल्टीमेटली सप्लाई हुए होंगे, जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में गुड्स अल्टीमेटली सप्लाई हुए होंगे, वही होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। वही होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। और उसके बेसिस पर, उस प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या कोई सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। इन शॉर्ट, दोबारा लास्ट बता रहा हूं आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या कोई सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है या वो इंट्रास्टेट सप्लाई है, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये डिटरमाइन नहीं कर रहे कि क्या टैक्स कंप्यूट होगा या टैक्स कंप्यूट नहीं होगा, या फिर जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा, या कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है या नहीं, ये सब हम नहीं देख रहे। हम बस इतना देख रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। और हम प्लेस ऑफ सप्लाई भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या कोई सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में एज पर आईजीएसटी एक्ट मैं आपको बताऊंगा 2017 क्या होता है, ठीक है ना। इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई एज पर आईजीएसटी एक्ट। बट बिफोर दैट आई हैव टू प्रेजेंट 2 केसेस इन फ्रंट ऑफ यू। पहला केस यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे सर बहुत सिंपल है, याद करो आपने लेक्चर नंबर 1 में हमें बताया था कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो यहाँ पर सप्लायर है और रिसिपिएंट है, और सप्लायर दिल्ली में है, रिसिपिएंट बैंगलोर में है, अगर ये तो अलग अलग स्टेट्स में रहे और यहाँ पर कोई गुड सप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल मोबाइल सप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको इंटरस्टेट बोलूंगा। मैंने इंट्रा क्यों लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हूँ। एक मिनट, वाई हैव रिटन इंट्रा, आई डोंट नो। इसको मैं इंटर बोलूंगा, इंटरस्टेट बोलूंगा, ठीक है। तो सुनो, हाँ, मतलब आपने मुझे पहले बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर कोई सप्लायर और रिसिपिएंट अलग अलग स्टेट में है और जो गुड्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी जा रहा है, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट जा रहा है। मैंने सारे केसेस कवर कर दिए यहाँ पर। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपने बताया है, तो हमें जरूरत क्या पड़ रही है इस चैप्टर को पढ़ने की, जब हमें सीरियसली पता लग रहा है, सीधे पता लग रहा है, तो जरूरत क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की। जरूरत बता दो ना आपको, आओ आपको जरूरत बताता हूँ मैं। इधर आओ, अब देखो, ये है आम जिंदगी ऐसे चलती है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट लाता हूँ, मेंटो जिंदगी आपको दिखाता हूँ। अब सुनो, यहाँ पर सप्लायर है, रिसिपिएंट है, सप्लायर दिल्ली में, रिसिपिएंट बैंगलोर में। अब सुनो, एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दिल्ली में हूँ, मैं मान लो मैं सप्लायर हूँ, ठीक है ना। आप थर्ड पार्टी हो। आपने मुझे बोला सर मेरी गर्लफ्रेंड बैंगलोर में रहती है, प्लीज उसको ना मेरे बिहाफ पर, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, मेरे बिहाफ पर आप ना जो आप बिजनेस करते हो चॉकलेट्स का, वो चॉकलेट उसको वहाँ बैंगलोर में पहुँचा दो, प्लीज़ पहुँचा दो सर, ठीक है। आप मुझे ऐसे बोल रहे हो तो आप थर्ड पार्टी हो, आप मुझे डायरेक्शन दे रहे हो, मुझे यानी कि सप्लायर को डायरेक्शन में दे रहे हो जो दिल्ली के हैं और आप भी दिल्ली के हो, कि चॉकलेट नीचे मोबाइल है ना, आईफोन मोबाइल, आप मेरी गर्लफ्रेंड को प्लीज़
बैंगलोर शिप कर दो, प्लीज़ बैंगलोर भेज दो, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, भेज दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कन्फ्यूजन मुझे हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सप्लायर आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बता भाई, तो मुझे कह रहा है कि मैं तेरी डायरेक्शन पर माल तेरी गर्लफ्रेंड को भेज दूँ, मोबाइल तेरी गर्लफ्रेंड को भेज दूँ, यानी कि बिल मैं तुझे करूँगा, बिल मैं तुझे दूंगा, लेकिन शिप मैं इसको करूँगा। तो भाई मैं मैं प्लेस ऑफ सप्लाई मानूँ किसको? मैं दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई मानूँ या मैं बैंगलोर प्लेस ऑफ सप्लाई मानूँ क्या? दोनों में से कन्फ्यूजन हुई ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से कुछ लोग बोलेंगे अल्टीमेटली बैंगलोर गया तो बैंगलोर मानो, कुछ लोग कहेंगे कि भाई दिल्ली है, दिल्ली से बिल हुआ है तो दिल्ली मानो। क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली देखो, ये कन्फ्यूजन है ना, इस कन्फ्यूजन को इस चैप्टर में दूर करेंगे। वैसे इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली मानेंगे। और ये इंटर स्टेट सप्लाई है, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसको हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 10 में, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ केसेस है, ऐसे कुछ अजीब अजीब से केसेस है, उन केसेस की प्लेस ऑफ सप्लाई को हमें कैसे डिटरमाइन करना है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि क्या वो सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है ना। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, एज पर IGST एक्ट 2017 वो पढ़ते हैं, CGST एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, वो सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। सुनो, सप्लाई दो तरीके के होते हैं, एक इंटर स्टेट सप्लाई होता है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, सप्लाई दो तरीके के होते हैं, सप्लाई दो तरीके के होते हैं, एक इंटर स्टेट सप्लाई, एक इंटर स्टेट सप्लाई। सर कोई नई बात नहीं है, आपने मुझे बताई हुई है, मैं बस आपको IGST एक्ट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको CGST एक्ट के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है ना। अब सुनो, IGST एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है IGST एक्ट के अकॉर्डिंग? इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई इज द सप्लाई वेयर सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस इज दैट वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या फिर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इंटरस्टेट सप्लाई वो होता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस वो होता है जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो मैंने ऊपर लिखा है फुल फॉर्म, जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं आपको गुड सप्लाई कर रहा हूँ, मेरी लोकेशन दिल्ली है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि आप बैंगलोर में गुड्स बेच रहा हूँ, बैंगलोर में गुड्स बेच रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? बैंगलोर, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि मेरी और लोकेशन ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि बैंगलोर इज इन टू डिफरेंट स्टेट, यानी कि दिल्ली बैंगलोर, टू डिफरेंट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या फिर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो उस केस में वो होता है इंटरस्टेट सप्लाई। कोई नई बात नहीं है, कोई दो अलग अलग स्टेट्स में अगर कोई दो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई गुड सप्लाई हो रहा है, कोई सर्विस सप्लाई हो रही है, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई एज पर IGST एक्ट ये होता है जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि मेरी लोकेशन जो मैं सप्लायर हूँ, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ मैंने गुड्स को सप्लाई किया है, जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में मैंने गुड्स सप्लाई किया है, वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है। इंट्रास्टेट सप्लाई इंट्रास्टेट कब होती है? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस इज दैट वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि मेरी लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, और मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई सुनो, जहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यानी कि मेरी लोकेशन दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ यहाँ पर अभी, और लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में है, मान लो आप दिल्ली में ही आए मेरी फैक्ट्री में, ये देखो यहाँ पर मेरी देखो मैं बहुत जीन्स करता रहता हूँ ना, ये देखो जीन्स देखी लो, ये लो भाई, ये लो भाई जीन्स, आज मैं दुकान पे ही बैठा हूँ भाई, सब भारी। हाँ ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इनटू लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम से आर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी। आप आए मेरी दुकान पर, आपको जीन्स खरीदनी है, आप जीन्स लेने के लिए आए मेरे पास, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी लोकेशन भी दिल्ली है, आप मेरे पास आए, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, आपने दिल्ली में माल खरीदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है, समझ गए। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि क्या कोई सप्लाई इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है, ये आपको बता दिया मैंने। अब सुनो, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रा क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, वो समझ नहीं आ रहा, मैंने ना कुछ गलतियाँ की है इसमें, आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल। एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है, आई विल चेक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, अगर कोई गलती हुई हो तो, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी बैड। एक सेकेंड, अब ठीक है, हाँ इंटरस्टेट सप्लाई, हाँ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। देखो मैंने बोला इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, अब मैं बोल रहा हूँ इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया क्या होती है, कब होती है इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया। इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया कब बोलेंगे? सुनो, दो चीज़, जब सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मतलब मैं दिल्ली में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। अब इंडिया की जो डेफिनेशन है
इंडिया की जो डेफिनेशन है उसमें दिल्ली भी आता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि क्या, इंडिया की डेफिनेशन उसमें दिल्ली भी आता है, ठीक है। तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं गांधीनगर में हूँ अभी, ठीक है। प्लेस ऑफ लोकेशन देखो, सप्लायर यानी कि मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो मैं दुबई माल बेच रहा हूँ, अपना जीन्स दुबई बेच रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो जब सप्लायर इंडिया में है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो वो उसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया। बहुत सिंपल, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है इसको। और अगर मैं एक और केस लूँ, यहाँ पे बताने की जरूरत थोड़ी पड़ सकती है। इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया इज, मतलब कोई भी सप्लाई सुनो, अगर कोई भी सप्लाई, सुनना मेरी बात, कोई भी सप्लाई कर रही है, कोई भी सप्लाई हम कर रहे हैं टू एसईजेड डेवलपर, या फिर कोई एसईजेड डेवलपर हमें सप्लाई कर रहा है, या फिर हम कोई सप्लाई कर रहे हैं टू एसईजेड यूनिट, या फिर कोई एसईजेड यूनिट हमें सप्लाई कर रही है, तो इसको हम हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया बोलेंगे। सर वो तो ठीक है, लेकिन एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट क्या होता है, उससे पहले आपको इन शॉर्ट ये बताता हूँ एसईजेड क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, जहाँ पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वहाँ पर ना जो नॉर्मल लॉज होते हैं ना कंट्री के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज जो कंट्री के होते हैं हमारे, वहाँ थोड़ी सी लीनियंसी होती है कि लीनियंट लॉज वहाँ पे लगेंगे, थोड़े से लीनियंट टैक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे, एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे लगेगा, कोई मतलब झंझटबाजी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुत कम झंझटबाजी है वहाँ पर। जैसे हम बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने हैं, बहुत सारे लॉज हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, वहाँ पे थोड़े से लीनियंट लॉज हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन शॉर्ट आपको क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब एसईजेड यूनिट्स क्या होते हैं, एसईजेड यूनिट्स वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो एसईजेड जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, जो एसईजेड में ऑपरेट कर रहे हैं। एसईजेड जोन क्या होता है, जो एसईजेड में ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो होते हैं वहाँ पर एसईजेड यूनिट, ठीक है। वो यूनिट्स जो वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एसईजेड में, वो एसईजेड यूनिट्स होगा एक तरीके से, ठीक है, समझे। अब एसईजेड डेवलपर कौन होता है, एसईजेड डेवलपर वो होता है फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट, जिनको लेटर ऑफ अथॉरिटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सुनो मेरी बात, बस सुनना। स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल एसईजेड डेवलपर है, जो एसईजेड को मेंटेन कर रही है, जो एसईजेड को मेंटेन कर रही है एसईजेड यूनिट्स के लिए, ठीक है ना, ताकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी एक्टिविटी वहाँ पे कंडक्ट होती है इजीली और प्रॉपर वे में कंडक्ट हो पाए, ठीक है ना। तो एसईजेड क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एसईजेड यूनिट क्या होती है मैंने आपको बता दिया, एसईजेड डेवलपर क्या होता है वो भी बता दिया। एसईजेड डेवलपर सब कुछ फैसिलिटेट करता है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है ना एसईजेड में, और वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट होती है जिनको लेटर ऑफ अथॉरिटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, वहाँ पे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रमोट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, और वहाँ पे नीड्स फुलफिल करने के लिए एसईजेड यूनिट्स वगैरह की, और वहाँ पे जो एसईजेड की जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी सप्लाई एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट किसी को कर रही है, या फिर एसईजेड यूनिट या फिर एसईजेड डेवलपर को कोई सप्लाई कर रहा है, मतलब टू और बाय कोई भी सप्लाई हो रही है फ्रॉम एसईजेड डेवलपर या फिर एसईजेड यूनिट, उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी हम सुनो, मैंने ना एक चीज़ मिस की है मुझे लग रहा है, हाँ ये मिस करी है, हाँ ये रहा। प्लेस ऑफ सप्लाई हम दो चीज़ की पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई दो चीज़ की पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई की एक प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे गुड्स की, एक पढ़ेंगे सर्विस की। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर होता है सेक्शन 10 में, इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और यहाँ पर हम जो जिन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे ना वो होंगे अदर देन इंपोर्टेड या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स, मतलब जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो वाले गुड्स हम कवर नहीं करेंगे। इंडिया में जो आ रहे हैं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सॉरी जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एक्सपोर्ट हो रहे हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे, और जो इंडिया में आ रहे हैं, जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अदर देन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स की हम बात करेंगे जब हम सेक्शन नंबर 10 में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12, जहाँ पर हम बात करेंगे उन केसेस की जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर मैंने ऊपर बताया था एलओएस की फुल फॉर्म, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, आर मतलब रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में है। हम इन केसेस की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इन केसेस की बात करेंगे यहाँ पर। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें 5 चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पर, ABCDE। अब सुनो, ए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, वेयर मूवमेंट इन गुड्स इज इन्वॉल्व एंड द पार्टीज आर supplier, recipient or any other person, for example agent acting behalf on supplier, acting on behalf of supplier, या फिर agent acting behalf of recipient, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दो पार्टीज भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मान लो मेरी फैक्ट्री है गांधीनगर में, दिल्ली में, मुझे जीन्स आपको बेचनी है, और जीन्स मुझे आपको जो है, एक मिनट रुकना, हाँ छोड़ो, हट जा भाई, हटे ना, छोड़ो। जीन्स मुझे आपको बेचनी है, जीन्स मैं दिल्ली से मुझे बैंगलोर भेजनी है, ठीक है। बैंगलोर अगर मुझे जीन्स डिलीवर करनी है तो इस केस में मूवमेंट इन्वॉल्व है, जब मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो उस केस में
पार्टीज कौन कौन से हैं हमें ये देखने हैं। उस केस में पार्टीज कौन कौन होंगे, सप्लायर होगा, रिसिपिएंट होगा, या फिर कोई एजेंट होगा जो सप्लायर या रिसिपिएंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, इन शॉर्ट जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तब प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द गुड्स वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी। मतलब मुझे अगर बैंगलोर गुड्स भेजने हैं तो बैंगलोर में गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, बैंगलोर में अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, तो बैंगलोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बैंगलोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है ना, इन गुड्स। चलो ये बता दिया मैंने आपको। अब आगे, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू सेल जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ना, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ बिल टू शिप टू सेल। हमने बिल आपको किया, सप्लायर ने बिल आपको किया, लेकिन शिप किसी और को किया, शिप आपकी गर्लफ्रेंड को किया, ठीक है ना। तो दिस वाज the example of bill to ship to model. In case of bill to ship to sale where parties are supplier, recipient and third person, that is agent, आप एजेंट हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को माल भिजवा रहे हो। अगर कोई लड़की देख रही है तो आप अपने बॉयफ्रेंड को माल भिजवा रहे हो, बॉयफ्रेंड को अपनी आईफोन भिजवा रहे हो, मोबाइल भिजवा रहे हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर लड़के हैं तो सर इज क्या बोलूँ मैं, सर इज वो वर्ड मैं बार बार इंग्लिश के भूल जाता हूँ, हम हिंदुस्तानी है ना, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। हाँ, सर इज, मेरे को एक अजीब सा वर्ड आ रहा है, मे बी वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाए, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, छोड़ो। हाँ, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू सेल वेयर पार्टीज आर सप्लायर, रिसिपिएंट एंड थर्ड पर्सन, आप थर्ड पर्सन हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए अगर आप कुछ भेज रहे हो वो रिसिपिएंट है, ठीक है। तो उस केस में बताओ मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इन बिल टू शिप टू सेल, जब बिल किसी को हो रहा है, शिप किसी को हो रहा है, बिल किसी को हो रहा है, शिप किसी को हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि आप जो मोबाइल भेज रहे हो, सॉरी आप जो डायरेक्शन दे रहे हो, जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है ना, जिसको बिलिंग हो रही है, जो थर्ड पार्टी है, वो उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने बोला था ना ऊपर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने क्या बोलता, दिल्ली होगा। दिल्ली क्यों होगा, क्योंकि आप मुझे डायरेक्शन दे रहे हो और मैं आपको बिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि जीएसटी के पोर्टल में होती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखी हुई होती है, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पर अब where goods does not involve movement, in that case where parties are supplier and recipient, in that case place of supply will be the location of the goods at the time of delivery, सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने पहले बोला ए पॉइंट में अंडर सेक्शन 10 इस क्लॉज ए में कि जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तब क्या होगा, तब ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वेयर लोकेशन ऑफ द गुड्स वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, ठीक है, मूवमेंट टर्मिनेट्स। लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया मूवमेंट है ही नहीं, या तो आप मेरी फैक्ट्री में आ रहे हो कि मुझे जीन्स दिखाओ, मैंने बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ जीन्स, और आपने फैक्ट्री से आके मुझसे जीन्स लेके चले गए, यहाँ मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मैंने आपको यहीं पर डिलीवर कर दिया, मेरी फैक्ट्री से आपने लेके चले गए। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मूवमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री, मैं नहीं ऐसी एग्जांपल क्यों दूँ, किसी ने अपनी फैक्ट्री बेच दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी फैक्ट्री बेच दी, अब उसने फैक्ट्री जो बेची उसमें कुछ मशीन्स है जो मूवेबल है तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है, ठीक है ना। तो वो मशीन्स जो फैक्ट्री में उसने बेच दी, एज इट इज फैक्ट्री के अंदर ही, वो मूव नहीं कर रहे, फैक्ट्री बेची साथ में उसके मशीन ही बेच दी, मशीन फैक्ट्री के अंदर बड़े हैं, मशीन में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मशीन फैक्ट्री के साथ एज इट इज बेचती, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बात सुनी आपने, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स में और वहाँ पे पार्टीज है सप्लायर और रिसिपिएंट, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहाँ पर डिलीवरी हो रही है वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि वो फैक्ट्री या फिर ये मेरी फैक्ट्री जहाँ से आप मुझसे माल खरीदोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट, फॉर एग्जांपल आपकी साइट, फॉर एग्जांपल मेरी साइट है या फिर आपकी साइट है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवा रहे हो, असेंबल करवा रहे हो, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली ऑफ दैट गुड, ठीक है ना। जहाँ पर आप असेंबल करवा रहे हो, फैक्ट्री में आप असेंबल करवा रहे हो, तो फैक्ट्री जिस स्टेट में है वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है ना, वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब आगे, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड वेसल एयरक्राफ्ट बाय गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड इन वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, एमवीज मोटर व्हीकल, ठीक है। इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। सुनो मैंने क्या बोला, अगर मान लो होता है ना ट्रेन में आप जाते हो, बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाले, चिप्स वाले एंड ऑल, मैं आ रहा हूँ, मुझसे चिप्स ले लो, मुझसे कोल्ड ड्रिंक ले लो, 20 रुपये। सर आप भी पार्ट टाइम में करते हो क्या? नहीं भाई, ये वैसे बिजनेस बुरा नहीं है आज के जो जॉब के हालात चल रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे कोई जब ट्रेन चालू हो रही है या कोई मोटर व्हीकल चालू हो रही है, मतलब चालू हो रही है किस चीज़ के लिए, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ठीक है, कोई ट्रैवल के लिए चालू हो रही है, पैसेंजर चढ़ रहे हैं उसमें, साथ में कोई चिप्स वगैरह भी चढ़ रहे हैं,
कुछ गुड्स भी चढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी गुड्स चढ़ रहा है उसके अंदर, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से दिल्ली से स्टार्ट हो गए चेन्नई तक जाएगी, तो दिल्ली में जो गुड्स चढ़ रहे हैं, दिल्ली में जो गुड्स चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो मैं दिल्ली में कोई गुड्स चढ़े, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, अब कोल्ड ड्रिंक वाला आया, सर कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये ऐसे आया। मैंने बोला रुक जा भाई मुझे भी चाहिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, थैंक यू, कितने पैसे दूँ, 20 रुपये, 20 रुपये दिए मैंने उसको निकाल के। अब कहता है मैं उससे पूछता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कहता है सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर जीएसटी के टीचर आप हो, मुझे बोला सर जीएसटी के टीचर आप हो तो आप बताओगे ना, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने मान लो वो कोल्ड ड्रिंक खरीदी उससे पुणे में जाके कोल्ड ड्रिंक खरीदी, मुझे चेन्नई तक जाना है, ठीक है, चेन्नई तक जाना है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, दिल्ली होगी, चेन्नई होगी या पुणे होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी दिल्ली, बिकॉज लोकेशन ऑफ द गुड्स इन सच केसेस शैल बी टेकन एज लोकेशन ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकेशन ऑफ द गुड्स, लोकेशन वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक ट्रेन में चढ़ी है, जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक ट्रेन में चढ़ी है, देखो मैं भी पी लेता हूँ, जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक ट्रेन में चढ़ी है उस जगह को ही हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक ट्रेन में चढ़ी है, जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक ट्रेन में स्टार्ट हुई है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है वहाँ से वो चढ़ी है कोल्ड ड्रिंक, उस जगह को ही जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक चढ़ी है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। सर आप पूरे मजे लेते हो पढ़ाते हुए, मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई देखो भाई, खुश रहो, जिंदगी जियो, अपनी ऐश करो, जो मन है करो, कोई रोक नहीं रहा, और अगर कोई रोक रहा है तो आप उसको रोको। हाँ अब मेरी बात सुनो आगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर कोई गुड्स, आप ट्रेन में जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक कोई चिल्ला रहा है, तो उस कोल्ड ड्रिंक की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो आपने ट्रेन में खरीदी, वो वही प्लेस जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक चढ़ी है, जहाँ से वो गुड्स ऑन बोर्ड हुई है, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट मतलब दिल्ली, वहीं से चढ़ी है। अगर मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन की स्टॉपेज है पुणे, ठीक है, मतलब अगर मान लो स्टॉपेज से चढ़ी है और फिर आपने ख़रीदा है, तो वो पुणे हो जाएगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने अपना एग्जांपल लिया है यहाँ पे, मैंने किसी मतलब कहीं पढ़ा नहीं, एग्जांपल अपना लॉ के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन की है, ठीक है ना। अगर ट्रेन वहाँ रुकी और वहाँ पुणे से कोई गुड्स चढ़ी, तो अगर आपने वो गुड खरीदी जो पुणे से चढ़ी, तो पुणे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है, समझे। एग्जाम्पल, दिल्ली से चढ़ी तो दिल्ली, पुणे से चढ़ी तो पुणे, लेकिन जहाँ पे आपने खरीदी, जिस स्टेट में आपने खरीदी वो नहीं होगा, वो स्टेट नहीं होगा, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वॉज इनफ, इतना ही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 12। देखो जनरल रूल आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक और गलती की है, मुझे दिखी है, मेरे को पता नहीं आज क्या हुआ है, आज ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है मुझसे। दिस शुड नॉट बी दिस, अरे भाई साहब एक सेकेंड, एक मिनट रुकना भैया, अरे 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 अरे, ऐसी तैसी 1 2, अरे एक मिनट, इतनी देर में तो सर खुद ही लिख दो, मैं भाई खुद ही लिख देता हूँ भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, एक मिनट रुको। अरे कुछ और भी मिट गया क्या, नहीं ठीक है। सेक्शन 14, सब सेक्शन 14 4 लिखा था मैंने गलती से। हाँ सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, पहले जनरल रूल बता रहा हूँ, जनरल रूल मतलब जनरली कैसे डिटरमाइन होगा, और मतलब उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी दिए हुए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी दी हुई है। अरे जनरली कैसे डिटरमाइन होगी, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टू 12 सब सेक्शन 4 14, फिर से 4 बोल रहा हूँ, मैंने लगता है गलती से जान के लिख दिया है। हाँ छोड़ो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है कि अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, किसका, रिसिपिएंट का एड्रेस एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना। जनरल रूल, अगर सप्लायर के रिकॉर्ड्स में मेरे रिकॉर्ड्स में, मैं सप्लायर हूँ, अगर आपका एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना। लेकिन अगर सप्लायर के रिकॉर्ड्स में आपका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ सप्लाई नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS मैंने ऊपर लिखवाया है, ठीक है ना, LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर। देखो ये जनरल रूल है। अब मैं कुछ आपको बताऊंगा अलग से, ये वाले अलग से कुछ रूल्स जो कि यहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 14। इनके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन होगी इसके बेसिस पर, इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है। अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दोनों कंडीशंस पर। इनके अलावा देखो, इनके अलावा हमेशा जो प्लेसेस ऑफ, एक मिनट,
जो है प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इनके बेसिस पे डिटरमाइन होगी, जो हम पढ़ने वाले आगे। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। बी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब बी टू सी, ठीक है ना, बी टू सी। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब बी टू सी, ठीक है, मतलब बी टू सी सप्लाई है, बी टू सी सप्लाई है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उसको बी टू सी सप्लाई बोलेंगे, ठीक है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज इफ इट इज बी टू सी सप्लाई, इफ इट इज बी टू सी सप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस दे रहे हो, अगर आप कोई ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस दे रहे हो, कोचिंग की सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस दे रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना। प्लेस जहाँ पे वो सर्विस परफॉर्म हो रही है वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, जहाँ पर वो सर्विस परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो बाय मेल या फिर कोरियर, मेल वो ट्रांसपोर्ट होता है जिससे कोरियर हम भेजते हैं, ठीक है। मेल या फिर कोरियर से आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस भेज दे रहे हो, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ पर आपने गुड्स को हैंड ओवर कर दिया, जहाँ पर मैंने गुड्स को हैंड ओवर कर दिया, ले लो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर देना, वो जगह जहाँ पर आपने गुड्स को हैंड ओवर किया है वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। जहाँ पर आपने गुड्स को हैंड ओवर कर दिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। आगे, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस वेयर पर्सन एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी। मतलब देखो, अगर आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रैवलर बस चलाता हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है ऐसा काम करने का, मैं ट्रैवलर बस चलाता हूँ, मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए, ठीक है ना। आप ट्रैवलर बस चलाते हो, ठीक है, ट्रैवलर बस, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ ट्रैवलर बस की, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की, तो मुझे एक बात बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस वेयर पर्सन एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर द कॉन्टिन्यूस जर्नी। मतलब अगर दिल्ली से मैंने स्टार्ट किया है, दिल्ली से बंदा चढ़ा है, तो दिल्ली होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली से उसने जर्नी स्टार्ट की है, दिल्ली से पर्सन ने एम्बार्क किया है ऑन कन्वेंस फॉर द कॉन्टिन्यूस जर्नी, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस शैल बी दिल्ली ओनली, दिल्ली ओनली, भले ही वो मसूरी बजा के क्यों ना रुके, भले ही वो बस मसूरी बजा के क्यों ना रुके, भले ही वो क्या बोलते, मैंने क्या बोला था, वो फ्लीट, नॉट अ फ्लीट, ट्रैवलर बस, वो वहाँ पे जाके क्यों ना रुके, क्या नाम है उसका, मसूरी, ठीक है। आगे आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विस अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई भी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इंश्योरेंस सर्विस के केस पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगा, जो एड्रेस ऑफ रिसिपेंट होगा, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। कुछ समझाने की नीड है नहीं इसमें, आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बतानी है, क्या हो क्या रहा है, देखो इन्हें ये है ऊंचल की बूंदे। आज मैं इतनी गलती कर रहा हूँ ना, मुझे तारे ज़मीन वाले ईशान लग रहा हूँ मैं, जो ईशान होता है ना बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी गलतियाँ मुझसे हो कैसे रही है। कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी इफ़ यू आर माइंडिंग, माइंड करके कर भी क्या लोगे। सर आप तो वो कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, इतना पहले जाओगे ना किसी दिन, कोई बात नहीं। हाँ सुनो, ऊपर वाली जो सर्विस है ना, ऊपर वाली जो भी सर्विसेज है, ऊपर वाली जो भी सर्विस है, अगर ऊपर वाली सारी सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, ये चार सर्विस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, यानी कि बी टू बी ट्रांजेक्शन है, वो बी टू बी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम कोई सामान दे रहे हैं, कोई सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन को सामान दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन भी बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, राइट, तो इसलिए उसको बी टू बी सप्लाई बोलेंगे, बी टू बी सप्लाई। अगर अगर अबव ट्रांजेक्शन्स, अबव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि बी टू बी सप्लाई हो रहा है, बी टू बी सप्लाई हो रहा है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। ऊपर वाली सारी सर्विस, ऊपर वाली सारी सर्विस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। ये सारी चीज़ें ऐसी तैसी मराए अपनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी तैसी मराए, हम बस ये देखेंगे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जा रही है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। आगे एक और चीज़, यहाँ पर मैंने अगर गलती की है तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, तो मैंने यहाँ पर भी गलती की होगी, एक सेकंड रुकना, फ्लो टूट जाता है इसलिए इसको अभी ठीक कर दूँ स्टार्ट कराने से पहले। देखो मुझे पता था, डिलीट पेस्ट, गुड, हाँ ठीक है। आगे देखो,
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये दोनों सर्विस, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, पहले हम इसको पढ़ेंगे। अब सुनो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इससे रिलेटेड, मतलब एंसिलरी मतलब इससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर इससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस में इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इस केस में इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस जहाँ पर वो इवेंट हेल्ड हुआ है, वो इवेंट हुआ है, या फिर कोई स्पॉन्सरशिप दी गई है, या फिर कोई इससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विस दी गई है, वो होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये सारी सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की गई है या आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड करी गई है, तब क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना। एक नोट में आपको लिखवाना चाहूँगा, एक नोट यहाँ पे बताना चाहूँगा, वेयर the service is supplied by other than registered person, where a service is supplied by other than any person other than registered person and event is held in more than one state or union territory। मैंने क्या बोला, जब कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ऊपर वाली सारी सर्विस, ऊपर वाली ये सर्विस प्रोवाइड, ऊपर वाली जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट या फिर उससे रिलेटेड एंसिलरी या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस मैंने बोली है, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने ये सारी सर्विस प्रोवाइड करी है ऊपर वाली, तो फिर से गलती, इसको ग्रीन से लिख देता हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। शाश्वत तूने ही नोट्स बनाए ना, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं। हाँ, वेयर सर्विस इज सप्लाइड टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर सर्विस इज सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, और मतलब कोई ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ऊपर वाली सर्विस वो प्रोवाइड करी जा रही है टू पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2C में वो सर्विस सप्लाई की जा रही है, B2C ट्रांजेक्शन है, वो B2C ट्रांजेक्शन है, और इवेंट एक से ज़्यादा स्टेट में हो रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेट में हो रहा है, और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आपने चार्ज किया है, कंसोलिडेटेड अमाउंट सप्लायर ने चार्ज किया है। मतलब अगर दिल्ली और बैंगलोर दोनों में इवेंट हो रहा है तो उनके लिए मिला के 20 लाख चार्ज कर लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये बाइफर्केशन नहीं हुई कि दिल्ली के कितने, बैंगलोर के कितने इवेंट के, ठीक है ना। उस केस में जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या होगा, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या होगा कि दिल्ली का कितना चार्ज है, वैल्यू है, और अपना बैंगलोर का कितना वैल्यू है इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, वो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अगर कोई सर्विस सप्लाई की जा रही है, ऊपर वाली सारी सर्विस सप्लाई की जा रही है टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2C में वो सारी सर्विस सप्लाई की जा रही है, ठीक है ना। B2C में वो सारी सर्विस सप्लाई की जा रही है और एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, मतलब मिला के एक बड़ा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, बाइफरगेट नहीं किया जा रहा अमाउंट को। उस अमाउंट को बाइफरगेट कैसे करोगे, उस अमाउंट को बाइफरगेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, उसको बाइफरगेट करोगे उस अमाउंट को, उन दोनों स्टेट्स में जो भी अमाउंट चार्ज होना है, जो वैल्यू चार्ज होनी है, उसको अपॉर्शनमेंट करोगे कि दिल्ली में मान लो 10 लाख चार्ज होना है, बैंगलोर में 10 लाख चार्ज होना है, दिल्ली में 8 लाख चार्ज होना है, बैंगलोर में 12 लाख चार्ज होना है, उसको कैसे डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आप बाइफरगेट करोगे, ठीक है ना, आप उससे बाइफरगेट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें ये पढ़ना है इसमें सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग होटल्स, अकोमोडेशन या फिर एंसिलरी सर्विस, इनसे रिलेटेड कोई सर्विस अगर हमें प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है कोई रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि होटल की सर्विस मान लो, या फिर कोई अकोमोडेशन की सर्विस, या फिर कोई इनसे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बताओ क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई होटल या फिर कोई अकोमोडेशन, ठीक है ना, या फिर कोई होटल या फिर कोई अकोमोडेशन या फिर इनसे रिलेटेड कोई सर्विस अगर हमें प्रोवाइड करी जा रही है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, यानी कि जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, या जहाँ पर वो होटल लोकेटेड है, यहाँ पर वो अकोमोडेशन लोकेटेड है, या फिर कोई एंसिलरी सर्विस जो जहाँ प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब उससे रिलेटेड वो चीज़ लोकेटेड है जहाँ पर, वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। होटल जहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पर अकोमोडेशन लोकेटेड है, या फिर जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है जिसकी आपको सर्विस मिल रही है, वही होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, जहाँ पर लोकेटेड है, ये है पॉइंट, ये है प्लेस ऑफ सप्लाई उसका, ठीक है। चलो आगे, इफ़ दैट पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मैं क्या बोलूँ अकोमोडेशन या फिर होटल अगर आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, बिल्कुल यहाँ की तरह, ठीक है। इधर आगे वेयर सप्लाई, अब सुनो यहाँ बताने से पहले,
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा। अब मैं बता रहा हूँ कि मान लो सप्लाई ऑफ सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब ऊपर वाली सप्लाई ऑफ सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक से दो से ज़्यादा स्टेट में लोकेटेड है। मान लो एक प्रॉपर्टी है, ये मान लो दिल्ली में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इतनी आधी दिल्ली में है, आधी यहाँ यूपी में है, ठीक है, आधी यूपी में है, बॉर्डर टच हो रहा है। ये प्रॉपर्टी आधी दिल्ली में आधी यूपी में, एक जगह पाऊँ इधर एक जगह पाऊँ इधर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ सीधी सी बात, ये जो आधी दिल्ली में है आधी यहाँ पर यूपी में है, आधी यूपी में है, इसकी अपोर्शनमेंट कैसे होगी, इसकी वैल्यू की अपोर्शनमेंट कैसे होगी, यहाँ पे हम जानेंगे। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब कोई भी सर्विस जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है इज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जब एक प्रॉपर्टी दो स्टेट में लोकेटेड है, या फिर ऐसा नहीं है तो कोई और जो केसेस है वो जो यहाँ पे पढ़ेंगे, तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लॉजिंग या फिर अकोमोडेशन या बाय होटल, लॉजिंग और अकोमोडेशन बाय होटल और गेस्ट हाउस या फिर क्लब, इस केस में अगर ये एक से ज़्यादा स्टेट में हम ले रहे हैं, ये सर्विस एक से ज़्यादा स्टेट में हम ले रहे हैं, तो उस केस में जितनी भी रातें हमने उस प्रॉपर्टी में बिताई है, अकेले बिताई है, ज़्यादा खुश मत हो, जितनी भी रातें हमने उस प्रॉपर्टी में बिताई है, ठीक है ना। हाँ, वो रातें डिटरमाइन करेंगी, वो रातें अपोर्शन करेंगी वैल्यू को, कि आधी कि कितनी वैल्यू किस स्टेट में एलोकेट की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल दिल्ली में मैं इन टोटल 7 रातों के लिए गया, जिसमें से 3 रातें मैंने दिल्ली में बिताई और बाकी की 4 रातें मैंने यूपी में बिताई, ठीक है। सर दिल्ली यूपी मिली आपको घूमने के लिए, अब मैं क्या करूँ, गरीब बंदा हूँ। तो मैं दिल्ली और यूपी में, मैंने दिल्ली में 3 रातें बिताई होटल में या फिर गेस्ट हाउस में फिर क्लब में, और यूपी में 4 रातें मैंने बिताई आउट ऑफ 7। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तो मुझे पता चल गया, थोड़ी सी दिल्ली थोड़ी सी यूपी, लेकिन अपोर्शनमेंट कैसे होगी वैल्यू की, कंसोलिडेटेड अमाउंट की, ऑन द बेसिस ऑफ रातें। 3:4 के बेसिस पे मैं अपोर्शन कर दूंगा, ठीक है ना, 3:4 के बेसिस पे मैं अपोर्शन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट है यूनियन टेरिटरी में, मैंने जो ऊपर बताया दिल्ली में आधी और आधी यूपी में, या फिर अदर सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई प्रोवाइड हो रही है, तो इन दोनों केसेस में हम वैल्यू को अपोर्शन कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू को बांटेंगे, हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड लाइंग इन ईच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। मान लो यहाँ पे दिल्ली में ये प्रॉपर्टी आधी लोकेटेड है, आधी यूपी में, 40% दिल्ली में है, 60% यूपी में है, तो 40-60 के रेशियो में बांट दो वैल्यू को। जो भी आपने सप्लाई ऑफ सर्विस ली है उसके लिए मान लो आपने 1 लाख प्रोवाइड करे है, 1 लाख को 40-60 में बांट दो, 40 दिल्ली की, यूपी की 60, ठीक है, समझे। इसके बाद लॉजिंग या फिर अकोमोडेशन सर्विस बाय हाउस बोट या फिर वेसल। अब कोई हाउस बोट है, फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में जा रहे हो, कश्मीर में हाउस बोट होती है, ठीक है ना, तो हाउस बोट में आप रह रहे हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल कश्मीर में अगर आप हाउस बोट पे जा रहे हो तो वो कश्मीर में ही रहेगी जनरली। मान लो कश्मीर में नहीं कहीं और हो, हाउस बोट है जहाँ पे आप अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हो उस हाउस बोट से, वेसल से, ठीक है। तो जितने भी आपने स्टेट्स में ट्रैवल करा, जितना भी टाइम आपने स्पेंड करा, उस टाइम को आप अपोर्शन करोगे हर स्टेट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। हर स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई उसका थोड़ा थोड़ा है, वैल्यू निकालो टाइम के बेसिस पे, जितना टाइम आपने वेसल पे स्पेंड किया है हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, ठीक है ना, उसके बेसिस पे। मान लो दिल्ली में आपने एक रात नहीं, एक दिन बिताया मान लो, ठीक है। मुंबई में आपने 1 दिन बिताया, आपने चेन्नई में आपने मान लो 2 दिन बिताए, तो 1:2 में आप जो वैल्यू है मान लो 50,000, इसको अपोर्शन करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये ऊपर वाली सर्विस प्रोवाइड करी गई है इन B2B नेचर या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी गई है, तो इस केस में ऊपर वाले चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, तो इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इन सर्विस की अगर ये B2B नेचर में सप्लाई की गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। अगर B2C में सप्लाई की गई है तो ये यही होगी जो मैंने यहाँ पढ़ाया है। लेकिन अगर ये दोनों सर्विस B2B नेचर में सप्लाई हुई है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, समझे। आगे अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अदर्स, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अदर्स। सुनो, सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। सर्विस यहाँ लिखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ लिखिए इसकी। रेस्टोरेंट की सर्विस, केटरिंग की सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस, फिटनेस की सर्विस, हेल्थ सर्विस, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक सर्जरी विच इंक्लूड्स प्लास्टिक सर्जरी एज वेल। अगर ये सारी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस वेयर सच सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ये होगी इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, समझे। बहुत गंदा कर दिया सर आपने इसको, कोई बात नहीं। एडमिशन टू इवेंट या फिर एम्यूजमेंट पार्क, टिकट लेते हो आप किसी भी इवेंट में जाने के लिए, फॉर एग्जांपल हनी सिंह का इवेंट था अभी मार्च में, शायद 1 मार्च को था,
तो 1 मार्च 2025 को वहाँ पे टिकट आपने ली होगी, मैं तो नहीं गया, मुझे शौक नहीं है पर्सनली। बहुत लोगों को शौक होता है जाने का, और जिसको है अच्छी बात है, जिसको नहीं है उसके लिए भी अच्छी बात है। मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शौक है। अम्यूज़मेंट पार्क में भी जाने का इतना शौक नहीं है, मूवीज़ का बहुत शौक है मुझे, ठीक है ना। वो सारी बातें बाद में करेंगे। तो अम्यूज़मेंट पार्क में अगर आप जा रहे हो, उसके लिए टिकट खरीद रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो उसके लिए टिकट ले रहे हो, उसके एडमिशन के लिए टिकट ले रहे हो, उसमें जाने के लिए एडमिशन मतलब जाने के लिए, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है वो उसकी होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर जहाँ पे वो अम्यूज़मेंट पार्क लोकेटेड है वो होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल। अगर कोई सर्विस इज टेकन ऑन बोर्ड, सर्विस ऑन बोर्ड बाय बोर्ड अ कन्वेंस, सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, सुनो मैंने क्या बोला, कोई भी सर्विस, मान लो कोई भी सर्विस आपने, कोई कन्वेंस आप किसी, मान लो शिप में जा रहे हो, आप शिप में जा रहे हो, ठीक है, शिप इंडिया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में ही है, ठीक है। अब आप शिप में जा रहे हो, आपने शिप में पार्लर की सर्विस ले ली, ठीक है, पार्लर की सर्विस ले ली, अपने आप एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो उस केस में मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। आप मान लो वो शिप मुंबई में है अभी, ठीक है, पानी में है लेकिन मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है, मुंबई की उसमें है वो बोट वेसल जो भी है मुंबई में है, ठीक है। आपने वहाँ पे कोई सर्विस लिया, फॉर एग्जाम्पल पार्लर की सर्विस ले ली, इसके अंदर है छोटा सा पार्लर बना हुआ, ठीक है। तो मुझे बताओ उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस जर्नी। मान लो दिल्ली से वो शिप, दिल्ली से कैसे चल जाएगी वो शिप, पागल हूँ क्या मैं, दिल्ली में कहाँ, मैं ज़मीन पे चल जाएगी शिप, भाई क्या पागल इंसान। गुजरात से चली, गुजरात से चली है, ठीक है, गुजरात से चली है मुंबई के लिए, ठीक है, मुंबई में आपने वो सर्विस ली है, मुंबई में आपने वो सर्विस ली है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर यानी कि जहाँ से वो प्रस्थान हुई है, जहाँ से वो प्रस्थान हुई है, प्रस्थान जहाँ से वो चली है, जहाँ से वो चली है, ठीक है ना, गुजरात से चली है, तो गुजरात शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। चाहे आपने मुंबई में ही क्यों ना सर्विस ली हो, गुजरात शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुजरात शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। अब सुनो आगे, सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्ट, केबल या फिर डीटीएच, ठीक है ना, या फिर डीटीएच की कोई सर्विस आपने ली है। इसकी फुल फॉर्म भूल गया मैं, डीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती थी, टू होम था ये तो, टू होम, डेटा टू होम था क्या, डेटा टू होम मैंने पढ़ा था, अभी इंटरनेट पे पढ़ रहा था मैं, डीटीएच की फुल फॉर्म, इसमें नहीं पढ़ा क्या, डीटीएच फुल फॉर्म डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम, हाँ ठीक है, डायरेक्ट टू होम। मतलब आपने कोई इनमें से कोई भी सर्विस आप ले रहे हो, इनमें से कोई भी सर्विस आप ले रहे हो, ऊपर जो मैंने लिखी है, और इनमें 4 चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है, 4 चीज़ें पॉइंट, 4 मैंने क्यों इंक्लूड करी है, 4 इसमें चीज़ें हैं। अगर बाय वे ऑफ फिक्स्ड लीज या फिर केबल लाइन आप ये सर्विस ले रहे हो, ये ऊपर वाली सर्विस आप ले रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट जहाँ पर आप वो चीज़ इंस्टॉल करवा रहे हो, जहाँ पर ऊपर मेंशनड चीज़ें आप इंस्टॉल करवा रहे हो वो होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब जहाँ पर ऊपर वाली आप सर्विस अगर मान लो आप ले रहे हो, ऊपर वाली सर्विस अगर आप ले रहे हो, और ऊपर वाली सर्विस आप ले रहे हो इन नेचर ऑफ पोस्ट पेड मोबाइल या फिर इंटरनेट या फिर डीटीएच, डायरेक्ट टू होम सर्विस आप ले रहे हो, पोस्ट पेड नेचर में ले रहे हो, पोस्ट पेड नेचर में ले रहे हो, तो हम 2 चीज़ देखेंगे। अगर बिलिंग एड्रेस एग्जिस्ट करता है, अगर रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस एग्जिस्ट करता है सप्लायर के पास, अगर रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस एग्जिस्ट करता है सप्लायर के पास, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन अगर बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता रिसिपिएंट का जो बिलिंग एड्रेस है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि जनरली नहीं होता ऐसा, यही होता है हमेशा, ठीक है ना। आगे सुनो, अगर आप प्रीपेड सर्विस ले रहे हो मोबाइल की, इंटरनेट की या फिर डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस ले रहे हो, तो उस केस में एड्रेस ऑफ द एजेंट, अगर आप एड्रेस ऑफ द एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर आपको सर्विस दे रहा है तो एड्रेस ऑफ द एजेंट होगा, एड्रेस ऑफ द एजेंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर आप मान लो डायरेक्ट आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, डायरेक्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, एजेंट आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड या फिर वाउचर सोल्ड, ठीक है ना, समझे यहाँ पर। ऑल अदर केसेस अदर देन दिस, अगर आपको ये ऊपर वाली सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है रिसिपिएंट का, अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है रिसिपिएंट का कहाँ पर, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, टिक लगाया हुआ है यहाँ पे, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता एड्रेस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर कोई सर्विस देता है, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर कोई सर्विस देता है इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस देता है, तो उस केस में अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, लोकेशन एड्रेस एग्जिस्ट करता है रिसिपिएंट का इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर,
इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सेक्टर की सर्विस या फिर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोवाइड आपको कर रहा है, तो अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रिसिपिएंट का, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, क्रॉस लगा यहाँ पे। आगे, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस कोई गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी उस एडवर्टीजमेंट सर्विस की। ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, रन या फिर प्लेड। जहाँ पर जिस स्टेट में, जिस यूनियन टेरिटरी में वो एडवर्टीजमेंट प्ले किया गया है, ब्रॉडकास्ट किया गया है, वो होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, याद रखना। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। देखो इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, पता नहीं कितना मुझे टाइम लगा है, मेरी बीच में वीडियो कट हो गई थी किसी रीज़न से, छोड़ो। अब ये बोलना चाहूँगा मैं, टाइम थोड़ा बचा है, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूँगा 2 मिनट में भी। हाँ, तो सुनो मेरी बात, अच्छे से पढ़ो। दोबारा बोल रहा हूँ, हर लेक्चर के लास्ट में बोलता हूँ, भाई पढ़ लो। ठीक है, मैं भी आपकी वाली हरकतें करता था, नहीं पढ़ता था, लेकिन आप पढ़ लो, मेरी वाली हरकत आप मत करो। ठीक है, और ये बोलना चाहूँगा कि मतलब थोड़ी बातें शेयर करता हूँ मैं लास्ट में, मुझे अच्छा लगता है बातें शेयर करना बहुत, मेरे पास और कोई है नहीं शेयर करने के लिए मेरे फ्रेंड्स के अलावा। तो ये बोलूँगा कि यार sometimes we think that things are not going as per our expectations, and sometimes we think कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब छोड़ो, क्लियर आपको बोलता हूँ, सुनो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, मैं ज्ञान देता रहूँ छोटे छोटे, तो आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हो कि भाई भागो भागो, बहुत ज़ोर से भागो। ये नहीं करना है, आप भागोगे ना तो वो चीज़ और भगाएगी। इफ़ यू हैव सम फियर्स, गो फेस देम। ठीक है, गो फेस देम। इवन आई एम अफ्रेड टू फेस माई फियर्स, एंड फ्रॉम नाउ आई ट्राई माई बेस्ट टू फेस देम। एक ना अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला था, जब वो युद्ध में हाथ बांध के बैठ गया था, रुको मैं इसको वीडियो को अपनी ऐसे कर लूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला था जब वो युद्ध में हाथ अपने बांध के बैठ गया था कि भाई मैं तो, हाथ पैर सब जम गए थे उसके, कि भाई मैं तो अब युद्ध नहीं करूँगा, मेरे अपने हैं सामने, मैं इनसे कैसे युद्ध करूँ भगवान, मुझे बताओ मैं इनसे युद्ध कैसे कर लूँ। तब कृष्ण जी ने बोला, पार्थ यहाँ पर कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, और बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती पर कोई भी तुम्हारे कर्म से बड़ा नहीं है। सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पार्थ यहाँ पर कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, और बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, और पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, और वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है, और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। ये कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था। ठीक है ना, अर्जुन को बोला था, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। ठीक है, सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण जी इज लाइक आर मेंटोर। उन्होंने कुछ बातें अर्जुन को बोली थी कि सत्ता सुख से होता है, सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। बलिदान यानी कि सेक्रीफाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू मूव फॉरवर्ड एंड टू विन। इट्स विनिंग, जब मैं बोलता हूँ तो विनिंग की डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो सकती है सबकी। हो सकता है किसी के लिए तो ट्राई करना ही विनिंग हो। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट you have to sacrifice a lot of things. You have to sacrifice your comfort zone, you have to sacrifice your fears, you have to sacrifice your own self at many point of time to be what you are not right now in your current stage. आपके आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस चीज़ को जाके रोको और वो चीज़ आपको ही लास्ट में हार्म करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं और आपको पता है अगर आप जाओगे तो कल का आपका दिन ख़राब होगा, कल आप एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे, तो हफ्ते में एक बार चले जाओ। अगर वो डेली बुला रहे तो मत जाओ। बात समझ रहे हो? या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई भी दिक्कत हो ऐसी, या फिर कोई भी चीज़ आपको लग रही है जो इंस्टेंट आपको डोपामिन देगी, और आपको लग रहा है कि आप यार आपको वो करनी चाहिए अभी, लेकिन अगर आपके लिए वो सही नहीं है ना भाई, तो सेक्रीफाइस दैट, प्लीज़ सेक्रीफाइस दैट एंड फेस योर फियर्स। मेरे साथ भी कोई XYZ चीज़ हुई थी,
और मुझको लगा यार कि आई शुड फेस माई फियर्स, नाउ आई फेस माई फियर्स एंड वेरी स्ट्रांगली आई फेस देम। और आपको भी यही बोलूँगा, कभी भी कुछ ऐसा हो उनसे भागो मत, उनसे लड़ो, उन चीज़ों से लड़ो, ठीक है। चलो, अपने लिए अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से अपनी जो है लाइफ जियो, खुश रहो भाई, ज़िंदगी में बहुत टेंशन मत लिया करो, खुश रहो, खुश रह के पढ़ो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ऐश करो, काम करो, सब एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करके रखो, ठीक है ना, सिर्फ काम नहीं और सिर्फ आराम नहीं, दोनों चीज़ होनी चाहिए। चलो, गुड बाय। जो मैं बोलता हूँ उसका 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, लास्ट में एक स्टार मार्क करके मैं बोल देता हूँ, अगर हमने इसका 10% भी फॉलो कर लिया देन वी विल बी अल्ट्रा सक्सेसफुल, ठीक है। चलो, गुड बाय।